है। अपने गांव की जो बातें हैं, यहाँ हमारे कलाकार ने जो बताया कि उनका गांव कैसा गांव है, तो जो अपने गांव के गौरव को याद रखते हैं, जो अपने गांव के इतिहास को याद रखते हैं, जो अपने गांव के भूगोल को याद रखते हैं, वो गांव तो वास्तव में विदेशी आदर्श गांव है। और जहां पर पुराने लोग 80 साल 90 साल से लेकर के आज की युवा पीढ़ी के 20-22 साल के एक ही पीढ़ी, सारी पीढ़ियां जहां एक स्थान पर अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए जहां चिंतन करते हैं, वो गांव वास्तव में आदर्श गांव ही है। कुछ जो मूलभूत बातें समय अनुसार हमको जो करना चाहिए, वो अगर इस प्रकार की सभाएं साल में हम 1-2 बार बैठ करके करते रहे, तो हमारे गांव के आदर्श गांव को बनाने में और जिन जिन बातों की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वो अपने आप पूर्ण होती जाएगी। एक अच्छा गांव कौन सा होना चाहिए, तो अनेक प्रकार के अच्छे गांव आज देश में हमारे यहां पर है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का हमने नाम सुना है, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अच्छा गांव कैसा होना चाहिए, तो वो बताते थे कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मनशाला प्रतिपर्व महोत्सव। ये विशेषता एक अच्छे गांव की होना चाहिए कि एक अच्छे गांव में क्या क्या चाहिए, तो एक अच्छे गांव में एक पाठशाला चाहिए अच्छी, एक मल्लशाला चाहिए, व्यायाम करने का स्थान, कुश्ती का स्थान, जहां दौड़ भाग सके हमारे नौजवान, कसरत कर सके, ऐसा स्थान चाहिए। गौशाला चाहिए, घर घर गौशाला चाहिए, घर घर गाय चाहिए। फिर हर जो गांव का उत्सव है वो महोत्सव के जैसे मनाने वाले लोग चाहिए। और ये 4-5 बातें जिस गांव में होगी, वो गांव अच्छा गांव कहलाएगा। हम सब ने अन्ना हजारे जी का नाम सुना है, हमारे पड़ोस में महाराष्ट्र में रालेगण सिंधी के वो रहने वाले हैं, आजकल वहीं रहते हैं। उन्होंने अपने गांव को अच्छा गांव बनाया, आदर्श गांव बनाया, दुनिया के लोग उनके गांव को देखने के लिए जाते हैं। तो अच्छा गांव के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए, तो उन्होंने 6 बिंदुओं पर काम किया अच्छा गांव के लिए। उन्होंने सबसे पहले गांव में कहा कि भाई गांव में नशाबंदी होना चाहिए। अगर ये गांव होता, वो सेना में थे, वहां से जब आए वो सेना से निवृत्त होकर के, तो घर घर में शराब बनती थी, तो गांव कैसे अच्छा बनेगा, कितने ही लोग कमाए, सब बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए नशाबंदी होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने यही प्रयास किया गांव में। फिर गांव में लोग पेड़ काट देते थे, तो उन्होंने कहा कुल्हाड़ी बंदी होना चाहिए। फिर गांव में लोग बाकी जो फसलें होती थी या जो नए पेड़ पौधे थे, उनको पशुओं से चरा, तो चराई बंदी होना चाहिए। फिर गांव का पानी गांव में रुकना चाहिए, तो उन्होंने एक और दिया कि मेड़बंदी होना चाहिए। गांव की जनसंख्या जो है वो नियंत्रित रहना चाहिए, तो नसबंदी होना चाहिए। तो नसबंदी, नशाबंदी, मेड़बंदी, चराईबंदी, कुल्हाड़ीबंदी और सामूहिक श्रमदान। सप्ताह में एक बार सारे गांव के लोग मिलकर के हम गांव की अच्छाई के लिए कोई ना कोई श्रमदान करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। चाहे वो मंदिर की स्वच्छता होगी, तालाब की स्वच्छता होगी, ग्राम के देवताओं के स्थान की स्वच्छता होगी, सार्वजनिक जो भी स्वच्छता होगी, वो हम सामूहिक रूप से श्रमदान के माध्यम से अपने गांव में काम करेंगे। और इस आधार पर उन्होंने काम करना शुरू किया और रालेगण सिंधी दुनिया का एक आदर्श ग्राम खड़ा हुआ, जहां से सारी दुनिया के लोग आए और अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति उस गांव से खड़ा हुआ, छोटे छोटे काम करने के माध्यम से। तो ये अच्छा गांव कैसे बनता है, उन्होंने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे मोहद गांव है नरसिंहपुर जिले में, वहां के और ठाकुर साहब हमारे हुए हैं, उन्होंने अपने गांव को आदर्श गांव बनाया। तो उन्होंने भी 5 बिंदुओं को लेकर गांव में काम किया। एक तो सामाजिक संगठन गांव का होना चाहिए, सामाजिक समरसता गांव में होना चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए, सामाजिक स्वावलंबन होना चाहिए, परस्पर अवलंबन होना चाहिए, सब एक दूसरे की सहायता हम सब लोग गांव में मिलकर के करें, और स्वदेश और संस्कृति प्रेम गांव में होना चाहिए, और ग्राम स्वच्छता, इसको लेकर के उन्होंने काम किया। और मोहद गांव जो है वो दुनिया का एक आदर्श ग्राम बना।
ऐसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रांतों में एक अच्छा गांव बनाने के अलग अलग बिंदु हो सकते हैं। कहीं पर सामाजिक समरसता की समस्या नहीं होगी, छुआछूत है नहीं तो वो बिंदु वहां आएगा ही नहीं। तो ऐसे अनेक चीजें, कुछ चीजें उस गांव में जुड़ जाएगी। तो हम अपने गांव में कहां से प्रारंभ करें, कहां से अपने गांव आदर्श ग्राम बने, उसकी शुरुआत करें। तो हमारे गांव की आवश्यकता क्या है, हमारे गांव की बुराइयां क्या क्या है, हमारे गांव की अच्छाइयां क्या क्या है, उनका एक बार हमको समग्र अध्ययन करना पड़ेगा। और हमारे गांव में जो लोग निवास करते हैं, हमारे गांव में जो लोग रहते हैं, वो अपने गांव के प्रति गर्व करें, अपने गांव के प्रति उनके मन में स्वाभिमान पैदा हो। उसके लिए हमको कोई ना कोई गांव से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्योहार हमको वर्ष में एक बार हम प्लानिंग करें उसकी मनाने के लिए। और चाहे वो ग्रामोत्सव हो सकता है, ग्राम गौरव दिवस हो सकता है, कि हम अपने गांव का बखान करें, अपने गांव पर गर्व करें, हमारे अपने गांव की ऐतिहासिकता, अपने गांव की प्रासंगिकता, अपना गांव क्यों प्रसिद्ध है, कैसे प्रसिद्ध हो सकता है, तो उसको लेकर के कोई आयोजन प्रतिवर्ष अपने गांव में हो। और आपके गांव में ये धीरे धीरे प्रारंभ हुआ है, और इसलिए वो गांव का कोई गौरव दिवस या गांव का ग्रामोत्सव करके हम निकालें कि खेड़ी का जो गांव है, ये गांव किस लिए खेड़ी नाम क्यों पड़ा, सांवलीगढ़ नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कौन से राजा महाराजाओं का इतिहास है, वो दिन कौन सा है, वो तारीख कौन सी है। ऐसी कोई भी तिथि तारीख निकालें कि जहां पर गांव के लोग पुराने समय में कोई उत्सव मनाते होंगे, त्योहार मनाते होंगे, या कोई देवता पूजते होंगे। ऐसे गांव का, अपना हर गांव का कोई ना कोई और नाम रहता है। जैसे अभी बीच में हम एक अंधारिया गांव वहां गए, वो भी बहुत अच्छा गांव है, वो भी अपने प्रयासों से अच्छा गांव बना है। तो वो गांव का नाम अंधारिया क्यों पड़ा, तो वहां पर नीचे बड़े बड़े तलघर बने हुए हैं, जहां पर अनाज रखा जाता था। तलघर में अकाल के लिए या उसके लिए कभी अनाज रखा जाता था। तो ऐसे धारे बने हुए, तो अन्नधारिया नाम था उस गांव। धीरे धीरे वो अंधारिया हो गया। तो लोग कोई सोचते आगे चल करके अंधे लोग होते उसके अंदर, जबकि नाम इतना अच्छा था उसका, अन्नधारिया नाम था। तो ऐसे धीरे धीरे भोपाल के पास एक गांव है, उसका नाम था सुखी सेवनिया, सुखी लोग, लेकिन धीरे धीरे बोलते बोलते उसको सूखी सेवनिया लोगों ने कर दिया, है ना। तो कई बार अपभ्रंश हो जाता है धीरे धीरे। तो हमारे गांव के साथ में हमारा गौरव जुड़े, और इस दृष्टि से वर्ष में कोई एक दिन हम तय करें, और उस दिन हम अपने गांव का गौरव दिवस मनाएं, अपने गांव का हम ग्रामोत्सव मनाएं। और उस दिन हमारे गांव के जितने बुजुर्ग हैं, 80 साल के ऊपर के, 75 साल के ऊपर के, हम उनका सम्मान करें। हमारे गांव की जितनी प्रतिभाएं, कोई अच्छा चित्रकार होगा, कोई अच्छा कलाकार होगा, कोई अच्छा कारीगर होगा, कोई अच्छा कुम्हार होगा, कोई मूर्ति कला वाला अच्छा होगा, कोई मिलिट्री में होगा, कोई गांव की उन्नति के लिए कोई जैविक खेती का काम कर रहा होगा, कोई पौधारोपण कर रहा होगा, कोई जल संरक्षण का काम कर रहा होगा। जितने भी सकारात्मक काम करने वाले लोग हैं, हम उनका सम्मान करें सार्वजनिक मंच से, तो एक सकारात्मक लोगों में आएगी। आज कौन लोग समाज में सम्मानित हो रहे हैं, हम सब जानते हैं। जितने बुरा काम करने वाले लोग समाज में सम्मानित होते हैं, और वो खुद ही पैसे देके अपना सम्मान करवाते हैं। तो सकारात्मक काम करने वाले लोग समाज में बाहर आए, चाहे वो छोटे से छोटा काम करना होगा। जिसने 5 पौधे लगाए होंगे, आज वो पेड़ बन गए। कौन है, कौन फलोद्यान का काम कर रहा है, तो कौन गोपालन का गांव में काम कर रहा है, कौन अच्छे काम कर रहा है, जैविक कृषि कर रहा है, प्राकृतिक कृषि कर रहा है, लोगों की सहायता करता है, लोग प्याओ पानी पिलाता है, किसी को बताता भी नहीं है। अच्छे काम करने वाले लोग बहुत रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम खोजें और उनका हम वर्ष में एक बार सम्मान करें, और वो सम्मान के माध्यम से हम उनकी प्रतिभाएं समाज के सामने साथ में आए। मातृशक्ति हमारे पास में इतनी बड़ी मात्रा में है, हर जगह स्थान स्थान पर है, समाज में उनका कोई उपयोग नहीं होता है। और इसलिए मातृशक्ति के माध्यम से हम समाज की जितनी बुराइयां उनको दूर कर सकते हैं। जितने प्रकार की हमारे गांव में है, जिनके कारण समाज दुखी है, वो उनके माध्यम से अपने आप ठीक हो सकता है। उसके अनेक माध्यम है काम करने के। उसके स्व सहायता समूह एक हम गांव में ला सकते हैं। फिर हमारे गांव की विशेषता क्या है, हमारे गांव की कौन सी फसल है, हमारे गांव में कौन सी चीज होती है, उसके माध्यम से अपने गांव को और दुनिया के सामने लेकर के आए। हमारे गांव में गन्ना अच्छा होता है क्या, तो उसके माध्यम से कौन सी चीज कर सकते हैं। हमारे गांव में मक्का अच्छी होती है क्या, हमारे गांव में कोई वनौषधि अच्छी होती है क्या। तो नए पढ़े लिखे जितने भी लड़के हैं वो इस बारे में विचार करें। और हमारा गांव तो एक ऐसे ट्रेंगल पर आ रहा है आगे चल करके, जो
एक बड़ा हब बनेगा। वो हब किधर जाएगा कि हम अपने गांव को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे। हमारे गांव में ढाबे बनेंगे, पब बनेंगे, डांस बार बनेंगे, क्या बनेंगे जब 4 लेन पे आएगा तो हम गांव के लोग विचार करें कि हमारी पीढ़ी को किस तरफ जाना चाहिए, किस दिशा में हम अपने गांव को ले जाएंगे, हमारे गांव में कौन सी दुकानें होनी चाहिए, किस व्यापार का हमारा गांव केंद्र बनना चाहिए, हमारे गांव की विशेषता क्या, उसके आधार पर गांव का विकास होना चाहिए। गांधी जी यही तो कहते थे, सुब्बाराव जी भी यही कहते थे कि हम अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो प्रकृति है, उसके आधार पर हम विकास करें। हमने पूरा पाश्चात्य मॉडल अपना लिया, उसके कारण इतने साल के बाद भी हम दुखी हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार हम आगे नहीं बढ़े। आज गांव-गांव में अगर हमारे पास में उद्योग होते, कृषि आधारित प्रसंस्करण हमारे गांव-गांव में अगर होते, तो कहीं भी हमको जाने की आवश्यकता नहीं थी। भारत के 6 लाख गांव एक समय में अपने आप में संपूर्ण इकाई थे। अंग्रेज इस देश को क्यों नहीं तोड़ पाए, मुसलमान इस देश को क्यों नहीं समाप्त कर पाए। हुशक, हूण, यवन, पठान, कुषाण, डच, फ्रांसीसी कितने लोग हमारे देश में हैं, फिर भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को, हमारी ग्रामीण व्यवस्था को नष्ट नहीं कर पाए। वो दिल्ली में राज करके चले गए, क्योंकि दिल्ली से हमारा देश चलता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो हर गांव अपना एक संपूर्ण इकाई था। प्रत्येक गांव हमारा पूरा ग्लोबल विलेज था। सारी चीजें, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, ना कहीं खरीदने जाना है, ना हमको कुछ लेने जाना है। हमारा गांव संपूर्ण था। एक गांव में जितनी आवश्यकता की चीजें होती थी पूरी गांव में मिलती थी। इसलिए हमारे देश को कोई तोड़ नहीं पाया। वो दिल्ली में राज करके चले गए होंगे 50 साल, 100 साल, 200 साल, गांव तक पहुंच ही नहीं पाया। गांव की हमारी कभी भी कोई भी सभ्यता जो है वो नष्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा गांव इकाई था। अंग्रेज धूर्त थे, उन्होंने ये पहचाना और उन्होंने आकर के हमारे गांव के गुरुकुलों को बंद किया। हमारे देश में जब अंग्रेज आए उस समय देश की आप कल्पना करेंगे साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 85-90% हमारे देश में लोग शिक्षित और साक्षर थे। और जब अंग्रेज गए तो हमारे देश में 18-19% लोग भी नहीं थे। तो अंग्रेजों ने हमारे देश को बढ़ाया घटा, क्या किया क्या हमारे देश में? लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी राज ऐसा था, उन्होंने सारी इस देश को 200 साल तक उन्होंने अध्ययन करके यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था, यहाँ की परिवार व्यवस्था, ये सब नष्ट और भ्रष्ट करने का काम किया। और आज धीरे धीरे, क्योंकि सामाजिक जीवन में परिणाम लंबे समय बाद आते हैं, अभी तो ये और नीचे तक जाएगा, तो लंबे और जब उसके लिए प्रयास करेंगे तो उतना लंबा काल भी हमको लगेगा। और इसलिए जो उनकी शिक्षा थी उसको खत्म करने में हमको 75 साल लगे। अब फिर नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ करेंगे, फिर हमको 40-50 साल लगेंगे नई पीढ़ी को। तो लंबा काल लगता है इस सब में। तो ये लंबे कालखंड के समय नई पीढ़ी में जो परिवर्तन आता है, उसके लिए पुरानी पीढ़ी को उसको योगदान देना पड़ता है, उसको मार्गदर्शन करना पड़ता है और उसको स्वीकार करना पड़ता है। एक 4-5 पीढ़ी हमारी चली गई जिसको मालूम नहीं कि हमारे देश का गौरव क्या था। जिसने जो पढ़ा है पाठ्यक्रम में, पाठ्य पुस्तकों में, उसको ये मालूम है कि हम गुलाम थे, हमको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब हम इतिहास को खंगालेंगे, हम देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि भारत वास्तव में विश्व गुरु था, केवल केले भर का नहीं था। पूरी दुनिया यहाँ पर पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आती थी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर थे और यहाँ आकर के वो सारी चीजें सीख करके जाते थे और फिर अपने नाम से वहां सारी चीजें करते थे। आज दुनिया में जैविक कृषि के नाम से बड़े बड़े हब बन गए। अरे भारत में 30 साल पहले सारी चीजें होती थी, वो हमको सिखाने आ रहे हैं। अब दुनिया में प्राकृतिक खेती होती है, ये जर्मनी के लोग भारत में आ रहे हैं, जापान के लोग भारत में आ रहे हैं सिखाने के लिए, और हम लोग उनसे सीखना चाह रहे हैं कि हाँ प्राकृतिक खेती। अरे गांव का जो आज भी 70-80 साल का व्यक्ति, उसको मालूम है कैसे खेती होती है, वही वो सीख जा रहे हैं नई तकनीक से, नई बना करके पीपीटी बना करके और दिखा रहे हैं हमको। देखिए ये केंचुआ होता है और 24 घंटे में से ये खा लेता है, इधर से हर बार निकलता है और ये जाता है, ये परिवर्तन करता है। जो चीजें हमारे यहाँ स्वाभाविक थी उसको वो विज्ञान के आधार पर हमको बता रहे हैं और हम लोग उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि हाँ वो लोग हमको सिखा रहे हैं। तो हमारी जो प्राचीन जितनी व्यवस्थाएं थी, इन व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना ये भी ग्राम के पुराने लोगों की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम फिर से बैल से हल चलाएं या हम फिर से जो है पुरानी व्यवस्थाओं में जाएं, फिर से वही चीज, ऐसा नहीं। तो पुराना जितना अच्छा था उसको तो आपको लेना पड़ेगा। पूरा छोड़ देंगे तो हम बचेगा क्या हमारे पास में? और इसलिए बाहर का जितना आ रहा है उसको हम अपने देश के अनुकूल करें, उसको वैसा का वैसा अपनाने की जरूरत नहीं है। दीनदयाल जी कहते थे कि कोई भी देश, कोई सा भी गांव, कोई सा भी शहर कैसे अच्छा बनेगा, तो पुराना जो अच्छा है उसको हमको युगानुकूल करना पड़ेगा। हमारी जितनी भी पुरानी अच्छी चीजें हैं उसको हमको आज के युग के अनुसार करना पड़ेगा, और बाहर से जितनी अच्छी चीजें आ रही है उसको हमको देशानुकूल करना पड़ेगा। तो ये युगानुकूल और देशानुकूल करने के लिए जो टीम चाहिए
वो हमको गाँव में खड़ी करना पड़ेगी। और इस दृष्टि से हम अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विचार करें कि आज से 30 साल 40 साल पहले हमारे गांव में क्या क्या चीजें थी, कौन कौन सी व्यवस्था हमारे गांव में थी, उन व्यवस्थाओं को हम खड़ा करें फिर से। और पुराने गांव तो बनेंगे नहीं, कबीले वाले गांव तो आएंगे नहीं, खबरेल वाले गांव तो होंगे नहीं, वो फिर से आएंगे, उसके लिए 50 साल फिर से लगेंगे। आज आप बड़ी बड़ी होटलों में चले जाइए, सारी बड़ी बड़ी होटलों में वही कबेलों, वही पूस की टपरिया, वही कुल्हाड़ी टंगी हुई है, वो टोपली टंगी हुई है, ऐसा पुराना वो बना कर रखते हैं वहां पर। और बड़े बड़े लोग आकर के वहां पर और खाना खाते हैं, वहां रहते हैं, क्योंकि उनको वो पसंद है। और जिनके पास ये है वो अपनी पूरी टापरी तोड़ रहे हैं, पूरा कबेलू हटा रहे हैं, मिट्टी की दीवारें हटा रहे हैं, पुराने मांडने जितने खोदने थे वो खत्म कर रहे हैं, पुराने पेड़ काट रहे हैं और उसकी जगह नए नए प्रधानमंत्री आवास बनते जा रहे हैं। फिर वो जो शहर की बीमारियां हैं, घुटने के दर्द है, कमर का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, वो ले करके आ रहे हैं गांव में धीरे धीरे। लेकिन हम रोक नहीं सकते उसको, लेकिन ये तो चलेगा, एक बार सब पक्का होगा तो मान लिया। लेकिन गांव का जो शरीर है वो शहर का हो जाए मान लिया, लेकिन गांव की आत्मा शहर की, गांव की आत्मा, गांव की पुरानी आत्मा रहना चाहिए। अगर वो आत्मा मर गई तो फिर गांव बचेगा ही नहीं। गांव में क्या रहेगा? हमारा आपसी अपनत्व है, एक दूसरे से प्रेम है, शादी ब्याह में एक दूसरे का सहयोग करना है। एक क्या कथा आ गई, किसी क्या भागवत आ गई, किसी क्या कमी हो गई, किसी की खुशी हो गई, सब लोग मिलकर के गांव के एक किसी घर में कुछ आवाज आती है कराने की तो पूरा मोहल्ला तोड़ के आ जाता है। शहर में कोई आता है क्या? पड़ोसी नहीं आता तोड़ करके। तो गांव और शहर में यही अंतर है। तो ये गांव की विशेषता है, जो गांव की आत्मा है, ये गांव हमारा बना रहे। ये आदर्श ग्राम है। आदर्श ग्राम का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लब खुल जाए, कोई बहुत बड़े बड़े और काम हो जाए, और ये केवल आदर्श। तो गांव की जो पुरानी हमारी परंपरा है, एक दूसरे से अपरत्व है, प्रेम है, ममत्व की भावना है, सामूहिक श्रमदान है, सामूहिक उत्सव की भावना है। हर मोहल्ले में अलग अलग गणेश जी बैठ रहे हैं, हर मोहल्ले में अलग अलग देवी जी बैठ रहे हैं, आपस में कोई तालमेल नहीं हमारा। हम 4 मोहल्ले के लोग एक साथ जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, 4 मोहल्ले के लोग एक साथ बैठ करके कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो गांव की एक समग्र टीम बने, जिसमें सभी जाति के, समाज के, मोहल्ले के और प्रतिनिधित्व सबका हो, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व हो, युवाओं का हो, बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिले। तो ऐसा सब मिला करके हमको एक समग्र चिंतन करना पड़ेगा। और उस समग्र चिंतन में से जो बातें ध्यान में आएगी वो फिर हम वहां से प्रारंभ करें। प्रारंभ करने के लिए हमारे गांव की कोई भी एक चीज ले सकते हैं। आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया था अपने गांव के तालाब को लेकर, क्योंकि तालाब एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सारा गांव एक साथ जुड़ सकता है, सारे गांव लोग मिलकर के उसके लिए काम कर सकते हैं। और ये हमारे हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है तालाबों की। आज सारी दुनिया उधर ही आ रही है, उसी को लेकर के आ रही थी। सारी दुनिया पानी से दुखी है। दुनिया में पीने 50% लोगों के पास भी आप पीने का पानी नहीं, साफ पानी नहीं। आधी दुनिया गंदा पानी पी रही है और पानी अब बचा भी नहीं। धरती का जो अंदर का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो लगभग समाप्ति की ओर है। अनेक शहरों का पानी खत्म हो चुका है। चेन्नई जैसा बड़ा महानगर, इसके अंदर एक भी बूंद पानी की अब नहीं बची। किनारे समुद्र बह रहा है, वो पी नहीं सकते, तो उसके यहाँ पानी नहीं है, दूर से पानी आ रहा। हिमालय में बसा हुआ शिमला, उसके नीचे का पानी खत्म हो चुका है। ऐसे अनेक शहर, बैतूल में ताप्ती जी से पानी जा रहा है और कहीं बाहर से पानी आ रहा है डैम से। बैतूल जैसा शहर जो जंगल के बीच में बसा हुआ था, वहां का पानी खत्म हो रहा है। कई गांव के नीचे का पानी खत्म हो रहा है। और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारे गांव का पानी, जो गांव, जो क्षेत्र पानीदार होगा, आगे चल करके वही धनवान होगा। जिसके नीचे का पानी सरक गया, उसके नीचे की धरती खत्म, वहां कुछ बचेगा नहीं। और इसलिए अपने गांव के पानी को संभाल करके रखना, अपने गांव के वर्षा के जल को बहने नहीं देना, ये भी धन है एक प्रकार का। अगर आपके घर में ऐसे सिक्कों की बारिश हो, पैसों की बारिश हो, तो कोई जाने देगा क्या? कोई नहीं जाने देगा। लेकिन हमारी छत पर हर साल 2 लाख लीटर पानी लेकर के चला जाता है। हमने पूरा सब घर पक्का कर लिया, आंगन पक्का कर ली, नालियां पक्की कर ली, सड़कें पक्की कर ली, गांव में कुछ भी नहीं बचा, सांस लेने की जमीन नहीं है। खेतों में मेड़ बंधान खत्म कर दिया, पहाड़ों के पेड़ काट दिए, तो अब फिर पानी के लिए सरकार से हाँ नदी भी खत्म हो जाएगी। नदी किससे बह रही थी? उससे तो बह रही थी, तो नदी भी कब तक चलने वाली है? और वर्षा अगर 2-4 साल बारिश नहीं हुई तो क्या करेंगे? मराठवाड़ा में जो क्षेत्र है मराठवाड़ा का, दुनिया में सबसे ज्यादा डैम मराठवाड़ा में है। शरद पवार जी वहीं के रहने वाले, मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, लेकिन लगातार 10 साल तक वहां बारिश नहीं हुई। क्या करेंगे डैम का? क्या करेंगे नदियों का?
अगर आपके यहाँ पेड़ पौधे ही नहीं बचे, आपके यहाँ सारी चीजें खत्म हो गई तो बारिश ही नहीं होगी। और इसलिए अपने गांव की वन संपदा, अपने गांव की जल संपदा, अपने गांव की युवा संपदा, ये इसको बचा करके रखना और उसका सही मार्गदर्शन करना। अगर ये नहीं हुआ तो कोई भी गांव उजाड़ने से कोई किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि जिस गांव की वन संपदा और जल संपदा समाप्त हो जाएगी, वो गांव अपने आप ही धीरे धीरे वीरान हो जाएगा। और इस दृष्टि से हम अपने गांव के पानी को अपने गांव में कैसे रोक सकते हैं? हमारी पुरानी जल संरचनाएं कौन कौन सी थी? कैसे गांव में पानी रहता था, कैसे गांव में लोग सहयोग करते थे, कैसे गांव में लोग पानी लाते थे। ठीक है, पुरानी पद्धतियों से कुएं से भर के नहीं लाएंगे, लेकिन कुएं तो जीवित होना चाहिए। और मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और कई जगह मैं वर्णन करता हूं कि गांव की पुरानी जल संरचना को आप लोगों ने कोशिश ग्रुप के माध्यम से समाज के सामने दिखाया कि देखो हमारे गांव में एक प्रकार की सभ्यता थी और सभ्यता को फिर से जीवित किया, और उसके लिए हमको करना पड़ेगा। और ऐसी जल संरचना अपने को हर घर में बनानी पड़ेगी, हर खेत में बनानी पड़ेगी, हर पहाड़ पर बनानी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे गांव का पानी हमारे गांव में रुकेगा। गांव का पानी गांव में रुके, उसके लिए हर व्यक्ति की, हर घर की जवाबदारी कि उसके घर का पानी घर के बाहर नहीं जाएगा, उसके गांव का पानी गांव के बाहर नहीं जाएगा, तो खेत का पानी खेत के बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए छोटे छोटे प्रयास हम कर सकते हैं शासन की तरफ से। तो हमारे पास जनप्रतिनिधि बैठे, इतनी योजनाएं हैं, इतनी पानी को लेकर के, और जल शक्ति मंत्रालय की इतनी योजनाएं आ रही है कि पानी के लिए जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपके गांव को मिलेगा। आप स्टाफ डैम बनाइए, आप खेत तालाब बनाइए, आप अमृत सरोवर बनाइए, इतनी योजनाएं हैं कि आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है पानी को लेकर के, लेकिन केवल उसकी योजना करने के लिए हमको करना पड़ेगा। तो ये काम हमको अपने ग्रुप के माध्यम से ग्राम समाज के लोगों को करना पड़ेगा। हम सारी चीजों के लिए, जैसे कहा ना सोनी जी ने, हर चीज के लिए सरकार पर आश्रित हो गए कि सरकार ये काम करेगी, घर का कचरा भी वही उठा के ले जाएंगे, पानी भी वही पिलाएंगे, सारा काम वही करेंगे। तो समाज जो है, जो समाज केवल राज्य आश्रित हो जाता है, सरकार आश्रित हो जाता है, वो समाज धीरे धीरे पंगु हो जाता है। और इसलिए संघर्षमय समाज, संगठनमय समाज, ये जहां रहेगा वो समाज हमेशा जीवंत रहेगा। और इसलिए हजारों हजार साल से भारत जो है वो एक जीवंत समाज बना हुआ है। यूनान, शायर इकबाल ने लिखा था ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान मिस्र रोम सब खत्म हो गए, खत्म हो गए मतलब वो आज भी है, लेकिन वहां की संस्कृति समाप्त हो गई। उस संस्कृति के लिए जीवन जीने वाले लोग खत्म हो गए, लेकिन हमारे देश में आज भी है। आज भी रामकृष्ण और कोई आ जाता है तो उनको लगेगा कि नहीं, आज भी भारत में लोग हैं, आज भी भारत में सन्यासी है, आज भी समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, आज भी अपने गांव के सोचने वाले लोग हैं, आज भी त्यागी लोग हैं, आज भी और परहित का काम करने वाले लोग हमारे देश में आज भी है। और इसके लिए हमारी संस्कृति अभी भी जीवित है, हम आज भी जिंदा है, हम आज भी और दुनिया के सामने सीधा तान कर खड़े हैं। उसके लिए हमारी ये ग्राम्य व्यवस्था है, और ये ग्राम्य व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक हमारी परिवार व्यवस्था रहेगी। ये ग्राम्य व्यवस्था और परिवार व्यवस्था टूट गई तो फिर हमको दुनिया में कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। बाकी जो दुनिया के देश है उसी दिशा में हम सब बह जाएंगे। और इस दृष्टि से हम सब लोग धीरे धीरे अपने गांव में कोई झूला घर नहीं बने, अपने गांव में कोई वृद्धाश्रम नहीं बने, अपने गांव में कोई अनाथालय नहीं बने, ऐसे नई पीढ़ी को संस्कारित करना पड़ेगा। गांव की जो प्रतिमाएं हैं वो पलायन नहीं करे तो कम से कम गांव में वापस अपने गांव की वो चिंता करे। धन के लिए लोग जाते हैं बाहर, पहले भी जाते थे लोग, लेकिन वो धन का उपयोग कहाँ करेंगे? धन का सदुपयोग अपने गांव की समृद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए होना चाहिए। जो गांव एक बार छोड़ के चला जाता है वापस दोबारा देखता नहीं, आकर के माता पिता को भी नहीं देखता है। और हम स्वयं ही, किसान स्वयं अपने बेटे को बोलता है कि बेटे को उसने कुछ ही लगा है, तू तो पढ़ाई कर, नौकरी कर, यहाँ कुछ नहीं। वो स्वयं ही गाय के प्रति, खेती के प्रति आशंका पैदा कर रहा है अपनी आने वाली पीढ़ी को, तो वो तो छोड़ के जाएगा। तो सब शहर में जाकर के फंस जाते हैं और फिर गांव आते नहीं है, शहर में छोटी मोटी नौकरी करते हैं और फिर अपने माँ बाप कब चले जाए तो ये मैं गांव की खेती बेच करके शहर में फ्लैट ले लूं, ये सब रास्ता देखते रहते हैं। तो नई पीढ़ी में इस प्रकार की भावना मत भरिए। आप जितने अपनी नई पीढ़ी को योग्यवान बनाना चाहते हैं, प्रतिभावान बनाना चाहते हैं, पढ़ाइए, लेकिन उसको अपने गांव की मिट्टी से, परिवार से, गांव की जमीन से, गांव के पीपल से, बरगद से, खेती से, नदी से उसको जोड़ के रखिए, तो वो आने वाली पीढ़ी हमारे गांव की तरफ लौटेगी। नहीं तो धीरे 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 हमारे गांव समाप्त हो जाएंगे। और मैं आप सबकी और हृदय से बहुत आभारी हूं कि ये गांव के लोगों ने मिलकर के
और अपने गांव की उन्नति के बारे में सोचा, अपने गांव की प्रगति के बारे में सोचा कि कैसे हमारा गांव हम अच्छा गांव बना सकते हैं। उस दृष्टि से इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, बुजुर्ग हैं, जनप्रतिनिधि है, गांव के सब जागरूक लोग हैं, युवा है, हम सब मिलकर के निश्चित रूप से और अपने गांव के कुछ बिंदु हम तय करें, उन बिंदुओं पर हम काम प्रारंभ करें धीरे धीरे। तो निश्चित रूप से खेड़ी सांवलीगढ़ में वैसे तो लोग दिन रात यहाँ से निकलते ही है, लेकिन यहाँ लोग रुकेंगे, यहाँ लोग आएंगे। अभी पर्यटन को लेकर के भी बड़े बड़े काम शुरू हुए, ग्राम्य पर्यटन शुरू हुआ है, होम स्टे शुरू हुआ है। जैसे हम लोग बड़े बड़े शहर देखने के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाकर के रुकते हैं, तो वैसे बड़े बड़े शहर वाले गाँव आ रहे हैं। उन्होंने जीवन में कभी गाँव नहीं देखा है, उन्होंने कभी मक्का लेने की कहाँ लगती है, मूंगफली कहाँ लगती है, कहाँ पर पेड़ पौधे कैसे होते हैं, फल कहाँ लगते हैं, उनको नहीं मालूम है। नदी नहीं देखी, इंटरनेट पर देखा होगा, प्रत्यक्ष देखी नहीं, नहाया नहीं उसमें। और इसलिए अब होम स्टे करके एक नया पर्यटन शुरू हो रहा है, लोग गांव में आकर के रुक रहे हैं। एक गांव मध्य प्रदेश सरकार ने भी वो शुरू किया है, ग्राम्य पर्यटन। उसके लिए अपने जिले का बजरवाड़ा गांव चयनित हुआ पर्यटन विभाग की तरफ से। वहां आकर के कच्ची मिट्टी के घर है वहीं रुकेंगे, पक्के मकान में नहीं रुकेंगे। तो वहां आकर के लोग रुकेंगे और वो पैसे दे करके जाएंगे, गांव में उनके साथ रहेंगे, मक्का की रोटी खाएंगे, ज्वार की रोटी खाएंगे, उसकी रोटी खाएंगे, और गांव में देखें खेत में कैसे खेती होती है, नदी कहाँ होती है, धान कैसे लगाते हैं, वो भी साथ में जाएंगे। तो ऐसा उल्टा हो रहा है। तो हम तो अपनी जगह स्थिर रहे, दुनिया वही आएगी, है ना, दुनिया बोलती गोल है ना, तो घूम फिर के वही आने वाली है। हम अपने सिद्धांतों पर